नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2017 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं पार्ट वाइज पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी सीधे तौर पर हमसे पूछा जा रहा है कि टीएलएम का प्रयोग टीचर के द्वारा क्यों किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि कोई भी एक ऐसा सामग्री जो कि बच्चे को समझाने में टीचर की मदद करता है उसे हम लोग टीएलएम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे प्राइमरी स्तर के, मैं बच्चों को आम बता रहा हूं, आम के बारे में बता रहा हूं, तो अगर मैं केवल बच्चे को बोल करके बताऊंगा तो बच्चा ठीक ढंग से नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर मैं फिजिकली उसको आम का एक वास्तविक आम दिखाऊं या फिर आम का चित्र दिखाऊं, अब मैं उसको आ से आम पढ़ाऊं तो बच्चा इसको अच्छे ढंग से सीख सकता है। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों यूज किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा वास्तविक जीवन से उसको कोरिलेट कर पाए और उसको अच्छे ढंग से सीख पाए, अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाए। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, टीएलएम का प्रयोग मूल्यांकन के लिए होता ही नहीं है। टीएलएम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे के वास्तविक जीवन में जिस प्रकार से वो वस्तु का प्रयोग कर रहा है उसको जोड़ते हुए शिक्षा देने की बात की जाती है, यानी सीधे तौर पर अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किया जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये कह रहा है कि टीचर केवल टीएलएम का प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि वो जो विधि है उसका सही से फॉलो किया जा सके। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि यह विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, विद्यार्थी अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड कैसे होते हैं? मोटिवेटेड तब होते हैं जब बच्चे किसी काम में रुचि लेते हैं, किसी काम में रुचि लेते हैं और टीएलएम का प्रयोग अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किया जाता है। इससे बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी और रुचि की वजह से मोटिवेशन जनरेट होगा। तो यह सीधे तौर पर रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि अर्थपूर्ण रुचि कैसे बच्चा लेगा? जब अर्थपूर्ण अधिगम होगा, यानी कि यहां पर टीएलएम का प्रयोग अर्थपूर्ण अधिगम के माध्यम से रुचि पहले जनरेट होगा, रुचि के बाद से बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है। तो इंटरनली मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा की बात की गई है, ये सिर्फ टीएलएम से नहीं होता है बल्कि रुचि से होता है, और टीएलएम का प्रयोग अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक हैं। तो आपने यशपाल समिति का नाम सुना होगा। यशपाल समिति में ही लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई है, यानी कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा बोझ की तरह महसूस ना हो बल्कि बिना बोझ के इसको आनंद तरीके से बच्चे शिक्षा को लें, और इसीलिए उनका एक रिपोर्ट आया था लर्निंग विदाउट बर्डन। ये यशपाल समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवृत्ति अनुशासन की भर्त्सना करता है, यानी उपेक्षा करता है, इग्नोर करने की बात करता है, और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। ध्यान से समझिएगा, प्रवृत्ति अनुशासन को अंग्रेजी में फोर्स्ड डिसिप्लिन की बात करते हैं। फोर्स्ड यानी कि जैसे पहले हमारे शिक्षा प्रणाली में कैसा था, हमारे जब आपके पिताजी पढ़ाई करते होंगे स्कूल में, तो उस समय जबरदस्ती मार मार करके पढ़ाई किया जाता था। मतलब कि आपके जनरेशन से पहले वाली जो जनरेशन थी, या फिर आप जब बचपन में पढ़ रहे होंगे, उस समय ये माना जाता था कि बच्चे कोरे कागज हैं, उनको जबरदस्ती पीट पीट करके जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रवृत्ति अनुशासन, जिसे फोर्स्ड डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन आज हम लोग किसकी बात करते हैं? आज बच्चा स्व अनुशासन होता है। यहां पर देखिए, अब आगे पढ़िए, यानी कि जो फोर्स्ड डिसिप्लिन था जिसमें जबरदस्ती करके बच्चे को पढ़ाया जाता था, अब उसकी भर्त्सना की जाती है, और बच्चे के रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत कौन करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प दिया गया प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ये मानता है कि प्रकृति ही सब कुछ सिखाएगी बच्चे को, यानी कि प्रकृति में बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, प्रकृति के माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। तो ये प्रकृतिवाद कहती है। तो यहां पर बच्चे के रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। आदर्शवाद की बात की गई है। आदर्शवाद जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो भगवान है, जो हमारी आत्मा है, उसको जानने को अंतिम सत्य बोला जाता है। जैसे कि
इसमें यह माना जाता है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो आदर्शवाद में। तो ये आदर्शवाद कहीं ना कहीं रुचि की बात नहीं करता है, क्योंकि रुचि की तो बात आएगी तब ना कि जब मैं एज ए स्टूडेंट मैं साइंस पढ़ना चाहता हूं। लेकिन आदर्शवाद ये कहता है कि आप साइंस मत पढ़िए, सब कुछ भगवान में ही है, आप केवल आत्मा को जानिए, मोक्ष को प्राप्त करिए, उस सेंस में आदर्शवाद कहता है। तो फिर बच्चे की रुचि की बात कहां हो गई? ये तो जबरदस्ती सबको ढकेला जा रहा है ना कि हाँ हमें आत्मा का ज्ञान केवल प्राप्त करना है। तो ये आदर्शवाद हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया कि बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की बात करनी है। यथार्थवाद की बात की जाए तो यथार्थवाद में क्या होता है कि जो बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके, छू करके, देख करके सीख रहा है, उसे हम लोग यथार्थवाद बोलते हैं। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो सत्य है। और सत्य क्या है? जो हम देख रहे हैं, जो छू करके महसूस कर रहे हैं, ये इंद्रियों पर आधारित होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को हम लोग व्यवहारवाद भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है? ये करके सीखने पर जोर देता है, यानी कि जो कुछ भी है उसे आप केवल देखने के बेस पर और केवल छूने के बेस पर, इंद्रियों के आधार पर उसको सत्य नहीं मान सकते जब तक कि आप खुद करके नहीं सीखेंगे। अब खुद करके सीखने की बात बच्चों के रुचि पर आधारित होगी, क्योंकि बच्चा रुचि ले रहा है तो वो करके सीखेगा, और यही बात प्रयोजनवाद कहता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिपक्वन है एक। परिपक्वन क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन और समावेशन दो टर्म दिया था जीन पियाजे ने, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि बच्चे अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन करने का मतलब कि बच्चे कोई नया इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हो सकता है कि उनके माइंड में उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पहले से ही स्कीमा बनी हो। स्कीमा क्या बताया था जीन पियाजे ने? जिस प्रकार से आपके मोबाइल में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हैं फाइल के एक्सटेंशन के हिसाब से, उसी प्रकार से अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए उनके माइंड में अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। जैसे कि बच्चे को आप कपड़ा दिखाएंगे तो उसके लिए अलग फोल्डर बना हुआ है, बच्चा उसको कंपैरिजन करके समझ जाता है कि हाँ ये कपड़ा है। बच्चे को कोई खाने की वस्तु दिखाएंगे तो बच्चा उससे कंपैरिजन करके समझ जाता है कि हाँ ये खाने की वस्तु है। ये कैसे कंपैरिजन कर रहा है? उसके माइंड में पहले से उसके लिए फोल्डर बना हुआ है कि उसी से कंपैरिजन करके वो चीजों को पहचान पाता है कि हाँ ये खाने की वस्तु है या फिर ये कपड़े की वस्तु है। तो समावेशन में जीन पियाजे ने यह कहा था कि जब कोई नया इंफॉर्मेशन रिसीव करने पर पुराने स्कीमा में कोई परिवर्तन ना करना पड़े तो उसे समावेशन बोला था, लेकिन नया इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए पुराने स्कीमा में कुछ परिवर्तन करना पड़े या फिर कुछ एडिट करना पड़े तो उसे समायोजन बोला था। तो समायोजन ये परिपक्वन नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया अनुभवात्मक प्रक्रिया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुभवात्मक प्रक्रिया यानी कि अनुभव करने की बात की जा रही है। तीसरा देखिए सामाजिक प्रक्रिया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए विकासात्मक प्रक्रिया। परिपक्वन यानी क्या है? मैच्योरिटी की बात की जा रही है। अब मैच्योरिटी जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वह लड़का जो है वो इमोशनली मैच्योर नहीं है, तो ये एक स्टेज के बाद ही बच्चा इमोशनली स्टेबल होता है या फिर मैच्योर होता है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यान से समझिएगा, बच्चे क्या करते हैं कि वो किसी चीज को लेकर के हठ पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि बच्चा जो इमोशनली मैच्योर नहीं है, यानी कि हमने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो इमोशनली मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद से जैसे धीरे धीरे ये स्टेज आना क्या है, वो विकास ही तो दिखा रहा है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब लाइफ टाइम जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा 15 साल तक होते होते धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू करता है, तो 15 साल तक जाकर के वो धीरे धीरे मैच्योर होगा, यानी कि वो विकास की प्रक्रियाओं से होकर के गुजर रहा होगा। अब डायरेक्टली कोई बच्चा डायरेक्टली मैच्योर तो पैदा होगा नहीं, डायरेक्टली 15 साल का तो पैदा होगा नहीं, यानी कि ये विकासात्मक प्रक्रिया है जो कि एक चरण दर चरण एक तरीके से इंफॉर्मेशन जैसे उसको मिलता गया, वो उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं अनुभव करते हुए उसके आधार पर मैच्योरिटी वो खुद से एक तरीके से डेवलप करता है। जैसे कि आज के समाज में हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चा खुद से करके सीखेगा। अब खुद से करके वो अनुभव प्राप्त किया, अब उस अनुभव से उसको बोध हुआ, बोधगम्य में हुआ, अब उस बोध के हिसाब से वो परिपक्व होता है धीरे धीरे, यानी समाज में क्या कुरीति है, क्या गलत चीज़ है, उन सब का धीरे धीरे वो अनुभव प्राप्त करके मैच्योर होता है कि किस प्रकार से हमें समाज में इंटरेक्शन करना है, अंतःक्रिया करना है। तो यही तो बोला जा रहा है ना कि ये सभी चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया, और इसी चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग विकास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विकासात्मक प्रक्रिया इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़िए, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि ज्ञान का कोड ए दिया गया है, समझ का कोड बी दिया गया है, विश्लेषण का कोड डी दिया गया है, अनुप्रयोग का कोड सी दिया गया है, इसी प्रकार से सबका कोड दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए, ब्लूम जो थे उन्होंने 3 प्रकार से ज्ञान की बात की थी, जिसमें पहला
तीन प्रकार से, एक तरीके से सीखने के उद्देश्य के तीन प्रकार बताए थे। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। और प्रत्येक में उन्होंने कई स्टेप्स बताए थे, चरण बताए थे। जैसे कि ज्ञानात्मक पक्ष की बात इस प्रश्न में की गई है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि बच्चे को ज्ञान होता है। सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये पहला एक ए पहले से शुरुआत होगा, तो पहले देखिए ये बी से शुरुआत हो रहा है, तो इसको तो काट दीजिए, बाकी तीन विकल्प में अभी ए है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान के बाद बच्चा बोध होता है। जैसे कि ज्ञान का मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन लेना, और बोध का मतलब कि उस इंफॉर्मेशन को समझ पाना। ठीक है, तो बोध को ही हम लोग समझ बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए के बाद बी किस में दिया गया? देखिए इसमें ए के बाद सी दिया गया, तो ये उत्तर नहीं होगा। ए के बाद डी दिया गया, तो ये उत्तर नहीं होगा। ए के बाद बी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान के बाद बोध या फिर समझ। उसके बाद से प्रयोग किया जाता है, प्रयोग यानी अनुप्रयोग। तो देखिए ये तीसरे नंबर पर दिया गया, सी वाला यहां पर आ जाएगा। उसके बाद से विश्लेषण होता है। विश्लेषण में क्या होता है कि एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे के पास आ गया, अब उस इंफॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज वो बांटता है और उस पर आधारित एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, तो इसे हम लोग विश्लेषण बोलते हैं। यानी उसके बाद डी आ जाएगा, देखिए डी आया हुआ है। उसके बाद से विश्लेषण के बाद से संश्लेषण करता है, यानी कि जिन भी परिणाम तक वो पहुंचा है उन सभी परिणामों को पुनः इकट्ठा करता है। तो संश्लेषण में क्या होता है? हम लोग इंफॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं, जो विश्लेषण के माध्यम से वो जिन परिणामों पर पहुंचा था उन परिणामों को इकट्ठा करने का विश्लेषण बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए यफ आया हुआ है। ठीक है, और अंत में सबसे अंत में मूल्यांकन आता है, यानी कि जो कुछ भी हमने रिजल्ट प्राप्त किया उसका बच्चा मूल्यांकन करता है कि क्या ये रिजल्ट सही है अथवा नहीं सही है। तो ये अंतिम में जी आ जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या बनेगा? ए बी सी डी एफ जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए कैटल का सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण, तो ये तो होता है बुद्धि का परीक्षण, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। भाटिया बैटरी परीक्षण ये भी होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये भी होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कार्नेल कॉक्स स्केल, तो ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं होता है। चूंकि यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार के परीक्षण होते हैं व्यक्तित्व को नापने के लिए, मापन के लिए। एक होता है प्रक्षेपण विधि और दूसरा होता है अप्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा, जब मैं किसी का व्यक्तित्व को मापना चाहता हूं लेकिन डायरेक्टली उससे प्रश्न ना पूछूं। देखिए एक तो ये हो सकता है कि मैं अगर आपके बारे में जानना चाहता हूं तो आपसे कुछ प्रश्न पूछूं कि आप ईमानदार हैं या नहीं, आप उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से ये पूछूं कि दिन भर में आप क्या करते हैं। ये सब मैं आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए कर रहा हूं, यानी कि डायरेक्टली आपसे उस क्वालिटी के बारे में जानना चाहता हूं, तो इसे हम लोग अप्रक्षेपण बोलेंगे। लेकिन जब मैं इसको डायरेक्टली ना पूछ करके किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करूं और उसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व को मापने की कोशिश करूं, तो उसे प्रक्षेपण विधि कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं सरकारी कार्यालय, मैं आपसे बोलूं कि सरकारी कार्यालय पर कुछ शब्द बोलिए, तो आप बोलेंगे कि सरकारी कार्यालय में कुछ भी काम कराने के लिए हमें घूस देना पड़ता है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि सरकारी काम बहुत ढीला ढाला होता है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आप घूस देते हैं या नहीं, लेकिन कम से कम आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सरकारी कार्यालय में घूस देना पड़ता है, यानी कभी ना कभी आपने घूस दिया होगा। तो इससे मैं डायरेक्टली आपसे प्रश्न नहीं पूछा कि आप सरकारी कार्यालय में घूस देते हैं या नहीं, लेकिन आपके बातचीत के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे एहसास जरूर हुआ कि आपको अनुभव है कि सरकारी कार्यालय में घूस दिया जाता है, यानी आपने कभी ना कभी दिया होगा। यानी कि डायरेक्टली पूछ करके अगर मैं इनडायरेक्ट वे में आपके व्यक्तित्व का मापन करूं तो उसे ही बोलते हैं प्रक्षेपण विधि। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक शब्द मैंने आपको दिया था सरकारी कार्यालय, इस शब्द से जोड़ करके आपके विचार मैंने जाना और उस विचार के आधार पर आपके व्यक्तित्व का मापन मैंने किया। यानी कि शब्दों से जोड़ करके इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? जोड़ने को हम लोग साहचर्य बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है, शब्द साहचर्य परीक्षण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? ध्यान समझिएगा, उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं उसके बारे में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से उस कॉन्सेप्ट या फिर उस चैप्टर में बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ये जानने के लिए पहले हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिसे हम लोग
डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। उस निदानात्मक परीक्षण में हमें यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चे को कहां पर दिक्कत है। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग उसका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग किस पर आधारित है? सबसे पहले हम उसकी समस्या जानेंगे, और समस्या जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था कि रेमेडियल टीचिंग किस पर आधारित होता है। जाहिर सी बात है, जब समस्या जानेंगे तभी तो रेमेडियल टीचिंग करेंगे, और रेमेडियल टीचिंग करने के लिए जो समस्या जानने के लिए परीक्षण किया था उसे निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, प्रश्न निगेटिव सेंस में है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला ही होगा। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के बाहरी परिवेश से जोड़ करके उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसे? जैसे बच्चे जब प्राइमरी में पहली बार जाते हैं तो वो पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, उसके बाद से बच्चा पढ़ता है बी फॉर बैट या फिर बॉल, सी फॉर कैट, ये बिल्ली मान लीजिए है, और डी फॉर डॉग पढ़ता है, तो मान लीजिए ये डॉग है। ठीक है, तो अब बच्चे को हमें सिखाना था ABCD, और इसको कैसे हमने सिखाया? बच्चा अपने परिवेश में एप्पल देखा है, एप्पल वो खाया होगा। बच्चा बॉल से खेलता है विद्यालय आने से पहले, यानी बॉल के बारे में जानता है। बच्चा अपने परिवेश में बिल्ली पहले से देखा हुआ है। बच्चा अपने परिवेश में डॉग यानी कुत्ता पहले से देखा हुआ है। तो इस कुत्ता, बिल्ली, बॉल और सेब से जोड़ करके बच्चे को अल्फाबेट सिखाया जाता है। यही एनसीएफ कहता है कि बच्चे को जो शिक्षा देनी है, बच्चे को अल्फाबेट सिखाना है, तो उसके परिवेश से, जो कुछ भी उसने वास्तविक अपने परिवेश में देखा हुआ है उससे जोड़ करके बताइए। यही तो पहला विकल्प बोल रहा है कि समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, यानी कि जो सामुदायिक जीवन है, जो जिस समुदाय में वो रहता है उस जीवन से संबंधित जो कुछ भी उसका अनुभव है उससे जोड़ करके पढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्वता का मतलब यहां पर इंडिविजुअलिज्म से है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज, प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है। हो सकता है कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा हो, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा हो, तो समावेशी कक्षा आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में चाहे बच्चा किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, साथ ही साथ किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहा हो, सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है। और सबको साथ लेकर के कैसे चला जाएगा? जब सबको इंडिविजुअली हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे कि कोई सुन नहीं सकता, तो अब अगर हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं कक्षा में और कहीं ना कहीं मौखिक केवल पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता, तो कैसे समझ पाएगा कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला? तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाए जाएं जिसमें सबटाइटल्स हों, ताकि वो सबटाइटल को पढ़ करके कम से कम समझ पाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि यहां पर बालक की व्यक्तित्वता का मतलब कि इंडिविजुअल उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई श्रवणबाधित था तो उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि हम सिर्फ मौखिक तरीके से उसको ना पढ़ाएं, बल्कि उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके भी बताएं, क्योंकि वो भले ही सुन नहीं सकता लेकिन देख तो सकता है, देख करके वो चीज़ों को समझ पाएगा। इसके अलावा कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से उसको बताएं जिसमें सबटाइटल आ रहा हो, तो इन सबको देख करके वो चीज़ों को समझ पाएगा। यानी व्यक्तिगत चीज़ों को, बच्चों की व्यक्तिगत क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखना आवश्यक है, और यही बोला जा रहा था व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, पहला तो गलत हो ही था क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, और पहला और दूसरा दोनों पॉजिटिव सेंस में थे। तीसरा देखिए, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं। ये बात बिल्कुल सही है। रुचि की बात की जा रही है और अभिरुचि की बात की जा रही है और क्षमता की बात की जा रही है। तो बच्चे जिस काम में रुचि लेंगे निश्चित तौर पर उसके लिए करने के लिए वो तत्पर होते हैं, और इस वजह से उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो यहां पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु उसका आर्थिक लाभ कभी भी नहीं होता है। आप ये थोड़ी देखते हैं कि बच्चा गरीब है या फिर अमीर है या फिर क्या है पैसे से, तब जाकर के बाल केंद्रित शिक्षा होती है। नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि बच्चा करके सीखेगा, उसके रुचियों की बात होगी, उसके सक्रिय भागीदारी की बात होगी, ना कि आर्थिक लाभ की बात होगी। ये विकल्प निगेटिव है और कहीं ना कहीं यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? बच्चों की आदतों में परिवर्तन करना है, बच्चों की आदतों में परिवर्तन करना है, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प एप्रोप्रिएट होगा? ध्यान समझिएगा। पहला दिया गया अभ्यास एवं त्रुटि, जो कि थार्नडाइक ने दिया था। दूसरा दिया गया शास्त्रीय अनुकूलन, जो कि पावलाव का था। तीसरा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुकूलन, जो कि स्किनर का था। और चौथा पुनर्बलन, तो ये भी स्किनर का टर्म था। ठीक है, तो कौन सा उत्तर होगा? ध्यान समझिएगा।
यहां पर आदतों में परिवर्तन करना है। एक मैं प्रयोग आपको बताता हूं, आपको उत्तर तुरंत क्लियर हो जाएगा। यहां पर पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, वो कुत्ता क्या था, उसकी आदत ये थी कि ये मान लीजिए कुत्ता है, तो उसकी आदत ये थी कि जब उसको भोजन दिखाया जाता था तो भोजन देख करके उसके मुंह से लार टपकने लगता था, कुत्ते के मुंह से, ठीक है। जब वो भोजन देखता था तो उसके मुंह से लार टपकने लगता था, ये उसकी आदत थी। लेकिन कई बार क्या किया कि पावलोव ने क्या किया कि भोजन दिया और तुरंत एक घंटी बजाया, भोजन दिया तुरंत एक घंटी बजाया, भोजन दिया तुरंत एक घंटी बजाया। अब कुत्ते ने क्या किया कि भोजन, उसको ये लगा कि जब घंटी बजती है तो भोजन मिलता ही मिलता है, भोजन मिलने के पास साथ ही साथ घंटी भी बज रही है, यानी कि कुत्ता ये समझ जाता है कि घंटी बज रही है यानी भोजन मिलेगा। यानी कि एक कंडीशन ये आती है कि बार बार ये प्रक्रिया दोहराने की वजह से कुत्ता ये समझ जाता है कि अगर घंटी बज रही है तो मुझे भोजन मिलेगा ही मिलेगा, और इसलिए जब अगली बार घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं भी दिया जाता है तो भी वो लार टपकाने लगता है। कुत्ते का आदत पहले क्या था कि वो भोजन को देकर के लार टपकाता था, लेकिन इस आदत को परिवर्तित कर दिया पावलोव ने अपने प्रयोग के माध्यम से, और उसने केवल घंटी बजा करके कुत्ते के मुंह से लार टपका दिया। यानी कि आदत में परिवर्तन हो गया। पहले जो कुत्ता भोजन देकर के लार टपकाता था, अब केवल घंटी बजने से लार टपकाने लगा। यह किसके वजह से हुआ? पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि एक उद्दीपक जो कि खाना था, उस उद्दीपक को रिप्लेस कर दिया किससे? एक घंटी से। ध्यान समझिएगा, एक स्टिमुलस यानी एक उद्दीपक क्या होता है? जो कि किसी अनुक्रिया के लिए प्रेरित करे किसी को। कुत्ते के लिए लार टपकाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा था? भोजन प्रेरित कर रहा था। इस उद्दीपक, इस प्रेरक को परिवर्तित कर दिया गया किससे? घंटी से, यानी कि इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसी को तो बोलते हैं आदतों में परिवर्तन, कि जो कुत्ता पहले भोजन को देकर के लार टपकाता था, अब अपनी आदत बदल दिया, केवल घंटी की आवाज सुनने पर ही लार टपकाने लगा, यानी की आदत में परिवर्तन हो गया। यह कैसे संभव हुआ? यह शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार हुआ, जो कि पावलोव ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2017 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के वीडियो लाने के संदर्भ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर संपन्न हुए, उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।